हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है संकरण। तो संकरण, सबसे पहली बात हम ये जानेंगे कि संकरण की खोज किसने किया था, मतलब संकरण किसने बताया था। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। संकरण का परिभाषा क्या होता है इसको हम समझेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, और उसके साथ साथ संकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th में जब जाएंगे तो ये आपसे पूछा जाता है कि CH4 का संकरण है, अब क्या होता है ये आपको बताना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th के लिए तो है ही, क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखेंगे, संकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया संकरण। तो संकरण की देखिए, संकरण दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया था, एक है पॉलिंग और एक है स्लेटर। तो पॉलिंग और स्लेटर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर संकरण के बारे में बताया। मतलब संकरण को किसने बताया था, तो पॉलिंग और स्लेटर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर संकरण के बारे में बताया था। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब आता है कि संकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो संकरण की आवश्यकता जानते हैं क्यों पड़ी। हमने यहाँ पे बताया है कि जब, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है संकरण की आवश्यकताएं। तो अणुओं की जो ज्यामितीय आकृति होता है, कोई भी अणु है तो किसी अणु की ज्यामितीय आकृति को स्पष्ट करने के लिए संकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि अणुओं की ज्यामितीय आकृति को स्पष्ट करने के लिए ही संकरण की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, जैसे कि ज्यामितीय आकृति पे यदि हम बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं CH4 है। ठीक है, तो CH4 की जो संकरण कितना होगा, इसकी ज्यामितीय आकृति sp3 हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगा, ज्यामितीय आकृति हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया संकरण की आवश्यकताएं, जो है कि अणुओं की ज्यामितीय आकृति को स्पष्ट करने के लिए संकरण की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, जैसे CH4 का, मीथेन का क्या होता है, ज्यामितीय आकृति sp3 होता है, या संकरण क्या होता है, sp3 होता है। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, अब इसमें से यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, परिभाषा पूछा ही जाता है, बट इससे ज़्यादा ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए CH4 का संकरण होगा, तो ये हमने बता दिया इतना होता है, परंतु ये कैसे आया है। ठीक है, sp3 हमने कहा तो sp2 हमने क्यों नहीं कह दिया, ये क्यों हमें ऐसा नहीं कहा, क्यों यही होता है। तो इसको हम ज्ञात करना अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि ये इतने आसानी से आप ज्ञात नहीं कर सकते, उसका कुछ नियम है, वो सब आप समझेंगे तब आप ज्ञात कर पाएंगे। तो हम अगले कल वीडियो में करा देंगे। ठीक है, बट अभी आपको ये जो बेसिक है ये पता होना चाहिए। क्या आपने समझा कि पॉलिंग और स्लेटर दो वैज्ञानिकों ने मिलकर संकरण के बारे में बताया। दूसरी बात कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अणुओं की ज्यामितीय आकृति को स्पष्ट करने के लिए संकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब देखिए इसकी आते हैं परिभाषा पे। अब आप कहेंगे कि परिभाषा क्या होता है, तो समझिएगा थोड़ा सा परिभाषा इसमें क्या बताया गया है। मैं अगर सिंपल सा कहूँ ना, तो ये होता है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु के, ध्यान से समझेंगे, जब दो या दो से अधिक लगभग सामान्य ऊर्जा वाले परमाणु के बीच क्या होता है, जब परमाणु, जो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सामान्य ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं। ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलेंगे, परंतु उन कक्षकों का कैसा होना चाहिए, समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, सभी का ऊर्जा समान होने चाहिए। तो ऐसे दो या दो से अधिक कक्षक आपस में मिलते हैं, तो मिलने के बाद वो उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करेंगे, परंतु वो जो नए कक्षक का निर्माण करेंगे उनकी भी ऊर्जा क्या होगी, बिल्कुल पूर्ण रूप से समान होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम संकरित कक्षक, उन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं, और ये संपूर्ण क्रिया ही संकरण कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये परिभाषा थोड़ा सा समझ जाइए, उसके बाद हम अच्छे से आपको एग्जाम्पल से भी समझा देते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है कि जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक,
मतलब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर उतने ही पूर्ण रूप से समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं तथा यह संपूर्ण क्रिया ही संकरण कहलाता है। ठीक है, तो यह अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ जाइए। मैं इसी वे में एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऐसे ही हम बता रहे हैं, इससे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे समझ जाइए कि हमने 4 ये डब्बा ले लिया है, थोड़ा सा ऐसे ही समझिए। ये 4 हमने क्या लिया है, डब्बा ले लिया है, या आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का एक डब्बा है, ये 4 ठो। ठीक है जी, ये 4 डब्बा है। अब इस डब्बे में हमने यहाँ तक इंक को भर दिया, इंक मतलब स्याही को इसमें भरा है, इसमें भी स्याही को भर दिया है, इसमें भी और इसमें भी। अब इसमें कौन कौन से भरे हैं, तो इसमें भरा गया है नीला, नीले स्याही भरा गया है, इसमें काला स्याही भरा गया है, इसमें लाल स्याही, इसमें हरा स्याही। ठीक है, तो देखिए लाल स्याही, नीला, लाल, काला, हरा, ये सभी स्याही इसमें बर्तन में हमने भरा हुआ है। तो देखिए यदि हम इन सभी रंगों को रखा है और देखेंगे ना, तो आप प्रैक्टिकली आपने तो किया नहीं होगा, परंतु वास्तव में बता रहा हूँ कि अगर आप नीले को और लाल को, नीले लाल को आप देखेंगे तो लगभग ये समान दिखाई देंगे, और काला लाल तो बिल्कुल एक समान है। काला है और लाल, ये दोनों अगर एक बड़ा सा डब्बा है उसमें काला और लाल रंग दोनों एक जगह रख दिए हैं तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे कि लाल है कि वो काला रंग है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब कि देखने से ये क्या लगभग पूर्ण रूप से समान दिखाई देंगे, लगभग समान होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। देखिए ये जो स्याही है ये रंग में इनका सभी का रंग क्या होगा, लगभग समान होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए ना कि नीला है, लाल है, हरा है, ये अगर हम इन सभी को देखें सभी तो रंग अलग अलग हैं, परंतु यदि हम इन स्याही को एक बर्तन में भरा गया है और देखें तो ये लगभग समान दिखाई देंगे ऊपर से ही। परंतु हम क्या करें, अगर हम एक और बर्तन यहाँ पे बड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक हम बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा। एक हमने बर्तन ले लिया और उस बर्तन में नीले स्याही को भी डाल दिया, काले को भी, लाल को भी और हरे को भी, ये चारों को हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया, इसमें डालकर हमने मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद फिर से हमने 4 ऐसे ही, ये डब्बा जो खाली हो गया था उसी डब्बा को हमने फिर से यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और जब ये सभी मिक्स हो गए हैं तो इसी डब्बा को फिर से इसमें से निकाल कर इसमें भर दिए, फिर से इसमें भी, फिर से इसमें भी और फिर से इसमें भी। आप समझ रहे हैं? चारों को डब्बे को एक में मिलाकर हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद फिर से इनमें से चारों डब्बे में भर दिया। तो अब बताइए ये सभी लगभग समान दिखाई दे रहे थे, परंतु अब इन डब्बों में जो स्याही होगा, जो रंग होगा वो कैसा होगा, लगभग सामान्य नहीं होगा, पूर्ण रूप से एक समान होगा। मतलब इनका जो रंग होगा वो अब क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से समान होगा। समझ पा रहे थे? पहले तो लगभग समान था, ठीक है, हमें दिखाई दे रहा था कि हाँ लगभग समान है, परंतु अब तो पूर्ण रूप से इक्वल हो जाएगा ना, पूर्ण रूप से। तो वही बात कहा गया, अब समझिएगा, वही बात कहा गया कि जब 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा वाले, मतलब लगभग सामान्य ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक, इनको आप परमाणु कक्षक समझ लीजिए ऐसे ही प्रैक्टिकली। तो जब 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर पूर्ण रूप से उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनका ऊर्जा लगभग समान होता है, तो उसे, जिनका ऊर्जा क्या होता है, इक्वल होता है, तो ऐसे कक्षकों को हम संकरित कक्षक कहते हैं। और ये सभी जो क्या है, क्रिया है, इस क्रिया को संकरण कहते हैं। अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए संकरण समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए, नहीं तो ये समझ में आता नहीं है परिभाषा।
ठीक है, एक बार और समझिए, जब दो या दो से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिलकर उतने ही पूर्ण रूप से समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो ये जो नए कक्षक दिखाई देंगे, ये नए कक्षकों को संकरण कक्षक कहते हैं तथा ये संपूर्ण घटना ही संकरण कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा संकरण। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि संकरण क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज आज के लिए इतने ही हम रहने देते हैं। कल हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम किसी भी यौगिक का या किसी भी अणु का हम संकरण कैसे निकाल सकते हैं। जैसे CH4 है तो इसका संकरण कैसे होगा, तो संकरण हम निकालना कल आपको सिखाएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप सीरियस हैं क्लास 11th के फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर बेसिक टू हाई अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th की पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।